नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। और क्या आपने कभी सोचा है कि हम किस तरीके से चल पाते हैं, बैठ पाते हैं, भारी सामान, भारी वस्तु उठा पाते हैं, है ना? और अपने बॉडी का पोस्चर मेंटेन करके रख रहे हैं। इस तरीके की ये सारी व्यवस्थाओं के लिए हमारे शरीर में कौन-कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं, तो आज हम इन्हीं टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, व्याख्या सहित चर्चा करेंगे। आपके लिए बहुत उपयोगी और साबित होगा ये वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य का जो स्केलेटल सिस्टम है और उसका जो लोकोमोशन कैसे होता है, तो मसल्स और बोन्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, हमारे शरीर में मसल्स कितने प्रकार की हैं, मसल्स का फंक्शन क्या है, किस प्रकार से ये बनी हुई हैं, बोन्स कितने टाइप की हैं, संख्या बोन्स की कितनी है, इन सभी विषय पर अपन चर्चा करेंगे। तो बने रहिए सांदीपनी क्लासेस के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। शुरू करते हैं हम आज की ये बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें देखिए पहला जो प्रश्न है वो मसल से संबंधित है कि जो मसल्स फाइबर हैं, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको अपन किस नाम से जानते हैं। यहां पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा, सार्कोमियर और फेसिया। ठीक है, सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा, सार्कोमियर और फेसिया। तो पहले अपन देखिए ये समझ लेते हैं। जैसे इस तरीके से अपन ड्रॉ करते हैं एक मसल्स का डायग्राम, तो इसमें इस तरीके से ये जेड लाइन है, तो ये इसको अपन जेड लाइन कहते हैं, जेड लाइन, ये जेड लाइन। ठीक है, 2 जेड लाइन के बीच का ये जो भाग है, इस भाग को अपन जानते हैं किस नाम से? सार्कोमियर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सार्कोमियर के नाम से जानते हैं। इस सार्कोमियर के अंदर, ठीक है, इसके अंदर कुछ फिलामेंट इस तरीके से पतले होते हैं जिन्हें हम थिन फिलामेंट के नाम से जानते हैं। तो मैंने इस तरीके से इनको ड्रॉ किया है। ठीक है, ये पतले वाले तंतु हैं जो एक्चुअल में एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। इनके बीच में मोटे तंतु पाए जाते हैं जो मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं। तो मैंने इनको ऐसे ड्रॉ किया है। ये मायोसिन के फिलामेंट हैं जो मोटे हैं, और जो सफेद कलर से आपको दिख रहे हैं वो एक्टिन के प्रोटीन से बने थिन फिलामेंट या पतले फिलामेंट हैं। ठीक है, ये एक दूसरे पर इस तरीके से स्लिप होते रहते हैं, जिसकी वजह से मसल्स में संकुचन होता है और वो शिथिल होती है, मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और मसल्स रिलैक्स होती है। यहां पर देखिए ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा, सार्कोमियर और फेसिया। इनके क्या क्या नाम हैं और कहां से इनको किस नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। देखिए, ये एक जो सार्कोमियर है, जेड लाइन के बीच वाले भाग को सार्कोमियर कहते हैं अपन। ठीक है, इस वाली जो मसल्स है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं सार्कोलेमा। मसल्स को किस नाम से जानते हैं अपन? इसको जानते हैं सार्कोलेमा के नाम से। और इसके अंदर जो फ्लूइड होगा, इस फ्लूइड को अपन जानते हैं किस नाम से? इस फ्लूइड को जानते हैं अपन सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर अपन इसकी जगह पर अगर सेल की बात करें ना, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसे अपन क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो सार्कोमियर के अंदर जो भरा हुआ है उसे सार्कोप्लाज्म कह रहे हैं, है ना? सेल के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और सार्कोप्लाज्म की ये जो बाउंड्री है या जो मेम्ब्रेन है, इसे हम सार्कोलेमा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये जो सार्कोमियर है या जो मसल्स होती है, इसमें इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। यहां पर इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम नहीं दिया जाता है, यहां पर हम इनको सार्कोप्लाज्मिक में है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं।
रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जब कैल्शियम बाहर निकलते हैं, कैल्शियम आयन जब बाहर निकलते हैं तो ये ट्रोपोनिन प्रोटीन से जाके बाइंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन जब ये कैल्शियम साइटोप्लाज्म से लौटकर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं तो फिर मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं या शिथिल हो जाती हैं। ठीक है, आपको मैंने तीन ऑप्शन के बारे में यहां जानकारी दी है। फेशिया अलग बात है, उसमें बहुत सारे जो मसल्स के फाइबर हैं वो आपस में मिलके जो बंडल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो उसके लिए टर्म यूज किया गया है, तो उसकी अगले प्रश्न में अपन चर्चा करेंगे। यहां देखिए, अब क्वेश्चन को देखिए, हमसे पूछा क्या जा रहा है, मसल्स फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किस नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर क्या आएगा कि हम इसे सार्कोलेमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर यहां पूछते कि मसल फाइबर के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, जो द्रव भरा हुआ है, जो प्लाज्मा भरा हुआ है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन आएगा सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। मसल्स फाइबर की अगर मेम्ब्रेन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, मेम्ब्रेन के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर आएगा कि हम इसे मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। द्रव भरा हुआ है उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्म। और दो जेड लाइन के बीच के भाग को अपन किस नाम से जानते हैं? सार्कोमियर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सार्कोमियर के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है, पैरामीशियम में सिलिया किस कार्य में मदद करती हैं? भोजन के संचलन में या भोजन प्राप्त करने के लिए, केवल गमन के लिए, भोजन व गमन दोनों के लिए, या फिर जल संतुलन के लिए? तो जल संतुलन के लिए तो वैक्यूल्स होती हैं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, हम पैरामीशियम का एक तरीके से एक डायग्राम ड्रॉ कर लें। जैसे ये पैरामीशियम है, ऐसा लगता है जैसे चप्पल का सोल हो, उस तरीके का। इस पैरामीशियम की सतह पर छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिन्हें हम सिलिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इनको हम सिलिया या पच्छमाव कहते हैं, जिनमें की सहायता से ये पैरामीशियम एक तो गति करता है ना, ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है, साथ में ही ये किसकी तलाश भी कर लेता है? इसके साथ साथ भोजन की तलाश भी कर लेता है सिलिया के द्वारा। ठीक है, तो पैरामीशियम में सिलिया क्या काम करती हैं? तो आपका आंसर आएगा कि ये भोजन और लोकोमोशन दोनों के लिए प्रभावी जिम्मेदार हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसे कहते हैं सिलियरी मूवमेंट, इसको कहते हैं सिलियरी मूवमेंट, है ना। पश्चिमाभी गति, इसे क्या कहते हैं? पश्चिमाभी गति कहते हैं, पश्चिमाभी गति। तो पश्चिमाभी गति का एग्जाम्पल यदि क्वेश्चन आता है तो आप लिखोगे ये गति किसमें पाई जा रही है? पैरामीशियम में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पैरामीशियम में पाई जाती है। इसी प्रकार से एक गति फ्लैजेला के द्वारा भी होती है। फ्लैजेला को अपन कशाभिका के नाम से जानते हैं। तो कशाभिका के द्वारा गति किसमें होती है? कशाभिका के द्वारा गति एक तो युगलिना में होगी, है ना, युगलिना में कशाभिका के द्वारा गति होती है। ट्रिपेनोसोमा में कशाभिका के द्वारा गति होती है। लेकिन हमें यहाँ पर एक और नाम याद रखना पड़ेगा और वो है ह्यूमन स्पर्म। स्पर्म के अंदर भी कशाभीय मूवमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो कशाभिका कैसी होती है? जैसे ये युगलिना है इस तरीके से, तो युगलिना में एक कशाभिका पाई जाती है बड़ी और एक पाई जाती है छोटी। ठीक है, आपको एक चीज और याद रखनी है, सिलिया संख्या में अधिक होते हैं लेकिन आकार में छोटे होते हैं, वहीं पर कशाभिका संख्या में कम होती हैं जबकि आकार में बड़ी होती हैं। ठीक है, तो एक सिलियरी मूवमेंट, पैरामीशियम, फ्लैजेलर मूवमेंट आपका हो गया युगलिना और ह्यूमन स्पर्म। ठीक है, अभी एक अमीबीय गति भी होती है, अमीबीय गति, अमीबॉइडल मूवमेंट। तो अमीबीय गति किसमें होती है? हमारी डब्ल्यूबीसी में, मैक्रोफेजेज में, ल्यूकोसाइट में, है ना।
इनमें होती है अमीबीय गति, और पेशीय गति तो हमारी मांसपेशियों में होती है, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, मैं बोल पा रहा हूं, है ना, भोजन चबाते हैं अपन इस तरीके से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो अगला 2 नंबर पर है, इसमें पैरामीशियम में सिलिया किस कार्य में मदद करता है, तो भोजन के लिए और गमन के लिए, ठीक है, भोजन के लिए और गमन के लिए। चलो अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, और अगले प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, क्रॉस आर्म कौन बनाता है, विच पार्ट फॉर्म द क्रॉस आर्म। देखिए क्रॉस आर्म का मतलब क्या है, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये क्रॉस आर्म क्या है ना। तो देखिए हमारी मसल्स में मैंने अभी आपको बताया था 2 प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं, इस तरीके से मैंने बना दिया। एक ये फाइबर है, ये पतले वाले तंतु हैं जो किसके बने हैं, ये एक्टिन प्रोटीन के बने हैं। किसके बने हैं, एक्टिन प्रोटीन के बने हैं। इस फिलामेंट पर इस तरीके से ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रोटीन को अपन किस नाम से जान रहे हैं, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। इस ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन पर जगह जगह पर ट्रोपोनिन नाम की प्रोटीन भी पाई जाती है, ट्रोपोनिन नाम की प्रोटीन भी पाई जाती है। तो मैंने इधर लिखा ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन ये प्रोटीन है ना, प्रोटीन है ये, ठीक है। जैसे ही सिग्नल मिला, ठीक है, तो क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिन्हें हम यहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, उनके अंदर से कैल्शियम रिलीज होता है, और वो कैल्शियम, ये कैल्शियम इस ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होता है, ठीक है। और ट्रोपोनिन के साथ जब बाइंड होता है तो इस एक्टिन फिलामेंट पर पाई जाने वाली जो एक्टिव साइट है वो खाली हो जाती है। अब उस एक्टिव साइट पर क्या होगा, तो उसके लिए हम मायोसिन फिलामेंट के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो मोटे तंतु हैं मायोसिन के, वो इस तरीके से होते हैं, जैसे मैंने, ये मायोसिन के तंतु हैं, मायोसिन भी प्रोटीन है, मायोसिन के ये तंतु मोटे होते हैं, इन पर एटीपी के बाइंडिंग के लिए और एक्टिव साइट से बाइंड होने के प्लेस पाए जाते हैं। ये इसका पूंछ वाला भाग है जिसे टेल कहते हैं, और ये इसका शीर्ष वाला भाग है जिसे हेड के नाम से जानते हैं, ये इसका शीर्ष वाला भाग है, ठीक है। तो देखिए ये जो पूंछ वाला भाग है ये बना होता है LMM से, और ये जो हेड वाला भाग है, ये जो हेड वाला भाग है ये बना होता है HMM से, ठीक है। तो देखिए ये LMM और HMM का मतलब क्या हुआ, देखिए एक्चुअल में होता क्या है, मीरोमायोसिन ये यूनिट है मायोसिन प्रोटीन की। तो ये मायोसिन जो प्रोटीन है वो मीरोमायोसिन से बनी है, और मीरोमायोसिन के 2 टाइप हैं, एक होता है लाइट मीरोमायोसिन और एक होता है हैवी मीरोमायोसिन। लाइट मीरोमायोसिन से बनती है टेल, और हैवी मीरोमायोसिन से बनता है हेड, यानी कि शीर्ष, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, आप देखिए एक चीज और, यहां पर मैं एक्टिव साइट बना देता हूं, जैसे ये एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट है, तो ये एक्टिव साइट है, ठीक है। अब क्या होगा, क्रॉस आर्म, ये क्रॉस आर्म है, ये वाली ये क्रॉस आर्म है। तो ये क्रॉस आर्म किससे बनी है, हैवी मीरोमायोसिन से बनी है, और यही इसके साथ में क्रॉस ब्रिज बनाती है, ये इसके साथ में एक्टिव साइट के साथ में क्रॉस ब्रिज बनाती है। अब देखिए कौन बनाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये HMM हैवी भारी मीरोमायोसिन से बना होता है क्रॉस आर्म, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो कि समझ में नहीं आया, मैं अगले वीडियो में इस आपकी क्वेरी को
सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहां पर आपको केवल तैयारी कराई जाएगी, आपका मनोरंजन नहीं किया जाएगा, टू द पॉइंट बातें होती हैं। तो वीडियो में जितना समय हम आपका लेंगे उसमें आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा और इसी प्रकार के प्रश्न आपको, ये श्रृंखला आपकी जब तक परीक्षा नहीं होती है जब तक चलती रहेगी। तो वीडियो को देखते रहिए और हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कैल्शियम आयन का भंडार। व्हाट स्टोर कैल्शियम आयंस इन मसल्स फाइबर। वो कौन सी संरचना है मसल्स के अंदर जिसमें कैल्शियम स्टोर रहते हैं? क्यों? देखिए, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होना है या मसल में रिलैक्स होना है, दोनों बातें हैं। या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी या फिर वो रिलैक्स होगी, मतलब या तो संकुचित होगी या फिर वो शिथिल होगी। इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो आपका आंसर आएगा कि सर इसके लिए कैल्शियम जिम्मेदार होता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? कैल्शियम जिम्मेदार होता है। तो भैया ये कैल्शियम कहां स्टोर रहता है? क्योंकि कैल्शियम को स्टोर करके भी रखना है तो आप कहोगे कि सार्कोमियर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम की एक संरचना पाई जाती है। वास्तव में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है और इसके अंदर कैल्शियम स्टोर रहता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कैल्शियम आयन का भंडार कहां होता है? तो आप कहोगे कि सर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो फिर अगर आपसे पूछा जाए कि जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है या मसल्स जब संकुचित होती है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर आते हैं या फिर इसके अंदर जाते हैं? तो आप कहोगे कि सर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में आते हैं और ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब संकुचन हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल या सिग्नल आना बंद होता है सार्कोप्लाज्म में से ये जो कैल्शियम के आयंस हैं वो वापस लौट जाते हैं और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कैल्शियम ट्रोपोनिन से हट जाएगा और एक्टिन फिलामेंट पर जो एक्टिव साइट होती है उसको कवर कर दिया जाता है जिससे क्रॉस ब्रिज टूट जाता है और मसल्स में क्या हो जाएगा, मसल्स रिलैक्स हो जाएगी। इस तरीके से ये चलता है सिस्टम। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर रहता है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं और अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट ये क्या है, एक तरीके की फेगोसाइटो क्रिया करती हैं और बाहर से जाने वाले एंटीजेंस को ये मारती हैं। इनमें किस प्रकार की गति होती है? मैंने आपको इससे पहले वाले प्रश्न पे इसके बारे में चर्चा की थी। आपको पता है कि जो कशाविका या फ्लैजेला के द्वारा जो मूवमेंट होता है उसके लिए हमने अभी पढ़ा था स्पर्म में और युग्लिना में ऐसा होता है। ठीक है, मस्क्यूलर मूवमेंट जो होता है वो हमारी मांसपेशियों में होता है। पश्चिमाभी या सिलियरी मूवमेंट होता है, उसके लिए अपन ने किसका नाम पढ़ा था? अभी पैरामीशियम का नाम पढ़ा था। तो यहां पर जो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा अमीबीय मूवमेंट। अमीबॉइडल मूवमेंट होता है किस में? मैक्रोफेज में और ल्यूकोसाइट के अंदर। एक्चुअल में होता क्या है कि इनके अंदर एक संरचना बनती है जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। हिंदी में स्यूडोपोडिया को कूटपाद कहते हैं। कूटपाद की सहायता से इनमें गति होती है, ये मूवमेंट कर पाती हैं। इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट में अमीबीय गति होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं।
शुक्राणुओं का तैरना किस गति का उदाहरण है? स्विमिंग ऑफ स्पर्म रिप्रेजेंट विच मूवमेंट? सिलियरी मूवमेंट को प्रेजेंट करता है क्या? तो आप कहोगे कि नहीं साहब, शुक्राणु में ये इसका हेड वाला भाग है। देखिए, शुक्राणु के अंदर अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इसमें के हेड में एक केंद्रक होता है और हेड के ऊपर एक संरचना पाई जाती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, एक्रोसोम कहते हैं। इसके अलावा इसमें के चारों तरफ एक पतली मेम्ब्रेन होती है जिसे मेंचेट के नाम से जानते हैं। ये इसका पतला सा गर्दन वाला भाग, ये इसका मिडिल पीस, और यहां से इसमें ये टेल पाई जाती है जो कि फ्लैजेला के जैसे मूवमेंट करती है। ठीक है, इसमें ये एक्सियल फिलामेंट होता है। इस तरीके से ये शुक्राणु की स्ट्रक्चर है। आप मुझे बताइए, क्या ये सिलिया के जैसे दिख रही है? तो आप कहोगे कि नहीं दिख रही है, फ्लैजेला के जैसे दिख रही है। तो इसका मतलब शुक्राणु किस की सहायता से तैर सकते हैं? तो फ्लैजेला की सहायता से तैरते हैं। इसका राइट आंसर होगा कशाभिका। अमीबिया मूवमेंट नहीं होगा, ग्लाइडिंग मूवमेंट नहीं होगा, सिलियरी मूवमेंट नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शुक्राणुओं में जो गति होगी वो कशाभिका के द्वारा होती है। एक्चुअल में वो टेल होती है लेकिन मूवमेंट कशाभिका के जैसा करती है। अगला प्रश्न है, कौन सी पेशी अनैच्छिक और रेखित होती है? विच मसल्स इज इनवॉल्यूंटरी एंड स्ट्राइटेड? मतलब वो कंकाल पेशी की जैसी देखने में लगती है, कंकाल पेशी के जैसे लगती है, या फिर ऐच्छिक पेशी है ना। लेकिन यहां पर एक बात आ रही है, वो कह रहे हैं कि ये इनवॉलेंट्री भी है और स्ट्राइटेड भी है, रेखित भी है, लेकिन हमारी बात नहीं मानती है, अनैच्छिक मूवमेंट कर रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, कंकाल पेशी को स्केलेटन मसल कहते हैं, स्केलेटल मसल कहते हैं। और ये हमारी इच्छा से चलती है, ये हमारी इच्छा से चलती है, तो हम इसे वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। और इसमें लाइनें पाई जाती हैं, इसलिए इसे हम स्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं, स्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं। मतलब ये रेखीय भी होती हैं, रेखीय भी होती हैं, ये ऐच्छिक भी होती हैं, ऐच्छिक भी होती हैं, और ये कंकाल पेशी कहलाती हैं क्योंकि ये कंकाल से जुड़ी होती हैं, क्योंकि ये कंकाल से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये तो कंकाल पेशी की बात हो गई। ये मेरी इच्छा से चल रही है, मैं चलने की कोशिश करता हूं तो मैं चल पाता हूं, मुझे खड़ा होना है तो मैं खड़ा हूं, मुझे बैठना है तो मैं बैठ जाऊंगा। इस तरीके का काम तो करती है कंकाल पेशी। इनको स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं क्योंकि इसकी जब स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो इसमें हमें बेंड दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? बेंड दिखाई देते हैं। वहीं पर एक होती है, देखिए, चिकनी पेशी। कंकाल पेशी को अपन स्मूथ मसल के नाम से भी जानते हैं, है ना। हृदय पेशी, हृदय पेशी ये हृदय में पाई जाती हैं, हृदय में पाई जाती है। ये कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल्स हैं ये कार्डियक मसल्स होती हैं। ये देखने में तो स्ट्राइटेड होती हैं, इसमें बेंड पाए जाते हैं, लेकिन इनका एक्शन इनवॉलेंट्री होता है। ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, ये अपनी इच्छा से चलती है। ठीक है, तो ये इनवॉलेंट्री हैं लेकिन ये स्ट्राइटेड हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? हृदय पेशियों को अपन इन्वॉलेंट्री कहते हैं, है ना। इनवॉल्यूंटरी है, ये अनैच्छिक होती हैं लेकिन ये स्ट्राइटेड होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो आप ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। विसरल मसल, विसरल मसल कैसी होती हैं? विसरल का मतलब होता है हमारे अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन है ना, जैसे कि फ्लोपियन ट्यूब है ना, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, है ना, जो अंदर वाली सतह होती है वहां पर जो मसल्स पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं विसरल मसल्स, है ना, विसरल पेशियां कहते हैं उन्हें। इन विसरल पेशियों में जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, या ये मसल्स कैसी होती हैं? क्या ये मसल स्वैच्छिक होती हैं? आप कहोगे कि नहीं होती हैं, स्वैच्छिक नहीं होती है। मैंने खाना खा लिया, मैंने पानी पी लिया
और मैं कहूं कि मेरी मसल्स या मेरी इंटेस्टाइन इसको डाइजेस्ट नहीं करे, तो क्या ऐसा संभव है? आप कहोगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है तो ये स्वैच्छिक तो नहीं होती, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला, हड्डी से जुड़ी होती हैं। हड्डी से जुड़ी होती है, आप कहोगे कि नहीं, हड्डी से नहीं जुड़ी होती, हड्डी से कंकाल पेशी जुड़ी रहती है या रेखित पेशी जुड़ी रहती है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। तो हड्डी से जुड़ी है, रेखित हड्डी से जुड़ने वाली पेशियों को अपन कंकाल पेशी कहते हैं, और कंकाल पेशी रेखित पेशी होती हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत। अब आप देखो राइट आंसर क्या है इसका। आप कहोगे कि ये अरेखित होती हैं और अनैच्छिक होती हैं। अरेखित होती हैं और अनैच्छिक होती हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की मसल्स होती हैं। मांसपेशी कितने प्रकार की हैं? आप कहोगे 3 प्रकार की। कौन कौन सी? तो आप कहोगे कि सर एक कंकाल पेशी होती है, एक कंकाल पेशी होती है, कंकाल पेशी होती है, ये हड्डियों से जुड़ी होती है, इसीलिए हम इसे कंकाल पेशी कहते हैं। इसमें बेंड दिखाई देते हैं, इसीलिए हम इसे रेखित पेशी भी कहते हैं, रेखित पेशी भी कहते हैं। ये पेशी हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, इसीलिए हम इसे ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं, ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। इनको हम ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ठीक है, और ये मूवमेंट कराने में सहायक होती हैं, बॉडी का पोस्चर बनाने में सहायक होती हैं, है ना। अगला देखिए, एक चीज और याद रख लीजिए, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है, जो संख्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो कम होती है, संख्या कम होती है, इसीलिए ये थक जाती हैं। इनमें थकावट होती है, इनमें थकावट होती है। ठीक है, दूसरी पेशी हमारी विसरल पेशी कहलाती है, विसरल पेशी कहलाती है, विसरल पेशी। ये जो पेशी हैं ये आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं, आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? आप कहोगे कि आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। ये अनैच्छिक होती हैं। कैसी होती हैं? अनैच्छिक होती हैं। ठीक है, इन्हें O2 की जरूरत इनसे ज्यादा होगी, कंकाल पेशी से ऑक्सीजन इनको ज्यादा जरूरत रहती है। तीसरी जो पेशी है वो हृदय पेशी है, हृदय पेशी है। तीसरी वाली कैसी है? हृदय पेशी है। ठीक है, हृदय पेशी है। ये देखने में तो रेखित होती हैं, देखने में ये रेखित होती हैं, लेकिन ये अनैच्छिक होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। ये अपना काम अपनी मर्जी से करती हैं। इसके अलावा इनमें माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा होती हैं। ये कभी नहीं थकती हैं, इनमें थकावट नहीं होती है, और इनमें थकावट अगर हो गई तो फिर व्यवस्था खराब हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से ये मसल्स हैं हमारी 3 प्रकार की, एक कंकाल पेशी, विसरल पेशी और हृदय पेशी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, सार्कोमियर किसे कहते हैं, है ना। हाउ इज ए सार्कोमियर डिफाइंड? तो सार्कोमियर का मतलब होता है, हिंदी में सार्कोमियर को कहते हैं पेशी खंड, पेशी खंड कहते हैं, मतलब एक पेशी का छोटा सा खंड होता है। तो इस तरीके से अगर ये कोई पेशी है तो इस पेशी में जगह जगह पर इस तरीके से लाइनिंग पाई जाती हैं। इन लाइनिंग को अपन जेड लाइन कहते हैं, इस लाइन को अपन जेड लाइन कहते हैं, और जेड लाइन के बीच वाले इस भाग को, यहां से लेके यहां तक इस भाग को अपन पेशी खंड के नाम से जानते हैं या सार्कोमियर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, 2 एम लाइनों के बीच के भाग को बिटवीन एम लाइन, 2 जेड लाइन के बीच के भाग को बिटवीन जेड लाइन, ए बेंड आई बेंड। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताओगे कि सर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 जेड लाइन के बीच के भाग को अपन सार्कोमियर के नाम से जानते हैं, और सार्कोमियर को हिंदी में पेशी खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप कहोगे कि पेशी खंड कहते हैं इसको। ठीक है, तो
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप इसे लिख लें। अगला प्रश्न है, ए बैंड में कौन सा प्रोटीन होता है? ए बैंड और आई बैंड, है ना। तो यहां पूछा जा रहा है ए बैंड, तो ए बैंड में कौन सा प्रोटीन होता है? एक्टिन प्रोटीन होता है, मायोसिन प्रोटीन होता है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। अब आपको मैंने इससे पहले वाले प्रश्न पे चर्चा की थी कि जो एक्टिन प्रोटीन होती है, एक्टिन प्रोटीन पर एक्टिव साइट पाई जाती हैं। एक्टिन प्रोटीन पर, एक्टिन प्रोटीन के जो फिलामेंट हैं वो कैसे होते हैं? तो आप कहोगे कि ये पतले होते हैं, ये थिन होते हैं, थिन होते हैं। एक्टिन प्रोटीन के जो फिलामेंट हैं वो कैसे होते हैं? थिन होते हैं। एक्टिन प्रोटीन पर एक्टिव साइट पाई जाती हैं, मतलब सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, एक्टिव साइट पाई जाती हैं। इन एक्टिव साइट को ढकने का काम ट्रोपोमायोसिन करता है, ट्रोपोमायोसिन करता है, ट्रोपोमायोसिन करता है। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन का काम है एक्टिव साइट को कवर करना। ठीक है, एक और प्रोटीन होती है जिसे ट्रोपोनिन कहते हैं। तो ट्रोपोनिन प्रोटीन से जब प्लस क्या बाइंड हो जाए, कैल्शियम आयन बाइंड जब हो जाते हैं तो ये ट्रोपोमायोसिन को खींच लेता है, जिसकी वजह से एक्टिव साइट खाली हो जाती हैं और एक्टिन प्रोटीन के साथ अर्थात थिन फिलामेंट के साथ मायोसिन के फिलामेंट, मायोसिन की क्रॉस आर्म, मायोसिन प्रोटीन की क्रॉस आर्म जुड़ जाती हैं, क्रॉस आर्म जुड़ जाती हैं और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो यहां पर आप देखिए, हमसे पूछा जा रहा है ए बैंड में कौन सा प्रोटीन होता है, तो फिर आपका राइट आंसर आएगा ए बैंड में जो प्रोटीन होगा उसे कहते हैं मायोसिन प्रोटीन, क्योंकि एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन ये एक्टिन प्रोटीन पर ही होते हैं। यहां पर इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? यहां पर राइट आंसर होगा मायोसिन। ठीक है, अब ये ए बैंड क्या है, आई बैंड क्या है, थोड़ी सी चर्चा कर ले। इधर देखिए, मैंने इधर दो जेड लाइन बनाई इस तरीके से, ये जेड लाइन है और यहां से निकला एक्टिन फिलामेंट, यहां से निकला एक्टिव फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट। तो मैंने इधर बनाया एक्टिन फिलामेंट ऐसे। तो ये है और ये दोनों क्या हैं? ये आप कहोगे कि ये जेड लाइन है और ये, तो आपका आंसर आएगा ये एक्टिन के फिलामेंट हैं, एक्टिन के फिलामेंट हैं, जो कैसे होंगे कि आप कहोगे कि ये थिन होते हैं, एक्टिन फिलामेंट थिन होते हैं। इनके बीच में, इनके बीच में कुछ और फिलामेंट लगे रहते हैं, ये फिलामेंट एक्चुअल में मोटे होते हैं और ये जो फिलामेंट हैं ये मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं। आप कहोगे कि ये मायोसिन प्रोटीन से बने फिलामेंट हैं और ये मोटे होते हैं एक्टिन फिलामेंट की तुलना में। इसी की वजह से तो मसल्स में हमें धारियां दिखाई देती हैं, इन्हें स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। इन एक्टिन फिलामेंट पर और इन मायोसिन फिलामेंट पर विशेष व्यवस्था होती है और ये एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, जिसकी वजह से इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, इस एम फिलामेंट पर इस तरीके से सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। तो मैंने ऐसे सक्रिय स्थल इन पर बना दिए हैं जो क्रॉस ब्रिज बनाएंगे एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइट के साथ। देखिए, वीडियो में आप पूरे बने रहिए, अंत तक वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आपके प्रश्न के गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। यकीन मानिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बस आपने वीडियो देखा और स्किप किया और चले गए। वीडियो में आप रुकिए, वीडियो को ज़्यादा टाइम तक जब देखोगे तो आपको एहसास होगा कि कंटेंट में दम है और हमें बेहतर चीज मिल रही है। मैं कुछ इधर भी बना देता हूं, ये एक्टिन के फिलामेंट। तो मैंने इस तरफ भी एक्टिन के फिलामेंट बना दिए हैं। अब देखिए, यहां से लेके यहां तक इसे एच क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एच क्षेत्र कहते हैं। और यहां से ये वाली दूरी, तो यहां से लेके यहां तक, इसको हम ए बैंड के नाम से जानते हैं,
ए बैंड के नाम से जानते हैं। और ये जो एक्टिन के फिलामेंट हैं, एक्टिन के जो फिलामेंट हैं, तो देखिए इसे आई बैंड कहते हैं, आई बैंड कहते हैं। और आप देखिए आई बैंड आधा तो इधर है तो मैंने लिखा I/2 और आधा इधर है तो मैंने लिखा I/2। आधा जो बैंड है वो एक सार्कोमियर में होता है, आधा दूसरे सार्कोमियर में होता है। इस तरीके से ये मसल्स के अंदर जो एक्टिन और मायोसिन के जो फिलामेंट हैं उनका अरेंजमेंट इस तरीके का होता है। इसीलिए ये मसल्स हमें लाइन के रूप में दिखाई देती हैं, हम इन्हें स्ट्राइटेड मसल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिन के फिलामेंट हैं पतले वाले और ये मायोसिन के फिलामेंट हैं जो है मोटे वाले। मायोसिन के फिलामेंट का जो बैंड बनता है उसे हम ए बैंड के नाम से जानते हैं। एक्टिन फिलामेंट के बीच में जो खाली गैप बचा हुआ है इसे हम एच क्षेत्र के नाम से जानते हैं, एच जोन कहते हैं। और ये जो एक्टिन के फिलामेंट हैं ये आई बैंड बनाते हैं। क्योंकि आई बैंड आधा इधर है तो मैंने I/2 लिखा, आधा इधर है तो मैंने इधर I/2 लिखा। इस तरीके से ये संरचना है मसल्स की। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा मायोसिन, है ना। ए बैंड में कौन सा प्रोटीन होता है, तो आपका आंसर आएगा कि सर ए बैंड मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है एच जोन के बारे में, है ना। व्हाट इज द एच जोन, तो आप इसका आंसर देखिए। केवल पतले तंतुओं से मिलकर बना होता है क्या एच जोन, तो आप कहोगे कि नहीं बना होता, पतले तंतुओं से आई बैंड बनता है। कौन सा बैंड बनता है, आई बैंड बनता है ना। जेड लाइन के पास, नियर जेड लाइन, तो जेड लाइन के पास में आई बैंड ही पाया जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला है संकुचन में बढ़ता है क्या, तो आप कहोगे कि बढ़ता नहीं है, ये तो घटता है। संकुचन में ये बढ़ता नहीं है, ये घटता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इधर देखिए, ये मैंने एक सार्कोमियर बनाया, इस सार्कोमियर में ये आई एक्टिन के फिलामेंट हैं, तो इनके बीच वाला ये जो भाग है ना, इसको हम एच जोन के नाम से जानते हैं, एच क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इसके बीच में जो फिलामेंट लगे रहते हैं, आपको पता है ये मायोसिन प्रोटीन के हैं। मैंने कई बार डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, तो अब तक तो आपको ये याद ही हो गया होगा, है ना। अब देखिए, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जेड लाइन अंदर की तरफ जाएगी, जेड लाइन अंदर की तरफ जाती है, तो इस एच जोन की लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एच जोन की लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और ए बैंड की लंबाई पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो लंबाई सेम रहती है। ठीक है, और आई बैंड की भी लंबाई देखो कम हो रही है, क्योंकि ये अंदर की तरफ जाएगा, तो इधर से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसमें, है ना। इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर है वो है मोटे तंतु जो ढके नहीं होते, मोटे वाले तंतु जो ढके नहीं होते। मोटे वाले तंतु, ये मोटे वाले तंतु जो मायोसिन के हैं ये ढके नहीं है। देखो यहां से लेके यहां तक ये खाली है, तो इस खाली वाले भाग को अपन किस नाम से जानते हैं, एच जोन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जी एक्टिन से कौन सा पॉलीमर बनता है, जी एक्टिन से कौन सा पॉलीमर बनता है, तो आप कहोगे मीरोमायोसिन। देखिए मीरोमायोसिन ये मायोसिन के फिलामेंट के बनाने में भाग लेंगे, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ट्रोपोनिन ये प्रोटीन एक्टिन पर पाई जाती है, ये ऑप्शन नहीं होगा। मायोसिन ये तो अलग प्रोटीन है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका राइट आंसर है एफ एक्टिन। देखिए जी एक्टिन, जी एक्टिन आपस में मिलकर इनका जो पॉलीमर बनता है उसे अपन एफ एक्टिन के नाम से जानते हैं, और इसी से बनते हैं एक्टिन के फिलामेंट। एक्टिन के फिलामेंट इसी से बनते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एफ एक्टिन। जी एक्टिन मिलकर एफ एक्टिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ट्रोपोनिन का कार्य बताइए। ट्रोपोनिन प्रोटीन का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रोपोनिन, मैंने आपको पहले बता दिया है
क्या करता है, ये एटीपी को तोड़ता है ना, ब्रेक डाउन एटीपी, साइट ढकना, कवर साइट, कैल्शियम प्लस को छोड़ना, रिलीज के सी ए प्लस प्लस और एम लाइन बनाना, फॉर्म एम लाइन। ठीक है, अब आप बताइए ट्रोपोनिन क्या काम करती है। देखिए ट्रोपोनिन के साथ मैंने आपको बताया, ट्रोपोनिन के साथ क्या होता है, ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ कैल्शियम आके जुड़ता है। कैल्शियम जब बाइंड होता है ट्रोपोनिन के साथ तो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन वहां से हटती है, और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन जब हटती है तो साइट जो कवर रहती हैं वो खुल जाती हैं, और मायोसिन के जो क्रॉस ब्रिज बनता है मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइट के साथ। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा साइट को ये ढकने और उसको नहीं ढकने दोनों में काम करती है, ऑप्शन नंबर बी। आपको एक चीज और याद रखनी है, ये कैल्शियम आयन को रिलैक्स के दौरान तो रिलीज कर देती है, और कॉन्ट्रैक्शन अगर होना हो तो ट्रोपोनिन के साथ क्या बाइंड होता है, कैल्शियम प्लस प्लस। तो आपको ऑप्शन ये भी याद रखना है, ऐसा काम भी ये करती है और ये काम भी करती है ट्रोपोनिन प्रोटीन। अगला प्रश्न, मायोसिन हेड में कौन सा एंजाइम होता है। मायोसिन का जो हेड है आपको यह पता होना चाहिए, मायोसिन का जो हेड है, मायोसिन एक प्रोटीन है जो मोटे तंतु बनाती है। मायोसिन मोटे तंतु बनाती है, इसमें एक पूंछ वाला भाग होता है और एक इसमें हेड वाला भाग होता है। टेल और हेड दोनों होते हैं। पूंछ बना होता है लाइट मीरो मायोसिन से और हेड बना होता है हैवी मीरो मायोसिन से। देखिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे और हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी और इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए ये समान रूप से इसलिए उपयोगी है कि मैं हिंदी में लिख भी रहा हूं तो टर्म इंग्लिश के यूज हो रहे हैं, तो सुनने में इंग्लिश टर्म हिंदी टर्म दोनों आपको देखने में मिल रहे हैं, तो दोनों के लिए ही समान रूप से उपयोगी है। और क्वेश्चन आपके इस तरीके के हैं कि आपको अपने एग्जाम में बहुत ज्यादा सहायता ये करने वाले हैं आपकी, तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। और आपके प्यार की बहुत जरूरत रहती है, कमेंट आप करते रहें जिससे हमें पता लगे कि हमें आगे और किस टॉपिक पर आपके लिए इस तरीके का कंटेंट तैयार करना है। देखो कंटेंट तैयार करने में और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपसे तो बस इतना सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सपोर्ट करते रहें। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो प्लीज आप वीडियो में बने रहें और अपना प्यार संदीपनी क्लासेस के साथ बनाए रखें और अपना सपोर्ट करते रहें, जिससे कि आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए हमारा हौसला बढ़ता रहे, है ना। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा लाइपेज, एटीपेज, काइनेज और डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ना वो होता है एटीपेज एंजाइम। एटीपेज एंजाइम क्यों, क्योंकि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए और उसके रिलैक्स के लिए जब कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, और आपको पता है एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब इसमें 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, ट्राइफॉस्फेट इसका नाम है ना। और ये एनर्जी करेंसी है, इससे एनर्जी मिलती है। इसका फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस है ना, पावर हाउस कहते हैं। और एटीपेज एंजाइम जो है वो मायोसिन जो प्रोटीन होती है उसके हेड में पाया जाता है। ठीक है, काइनेज इसका आंसर नहीं है, एटीपी के फॉर्मेशन में इसकी जरूरत पड़ती है, लाइपेज नहीं है और डिहाइड्रोजनेज नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एटीपी बाइंडिंग साइट। एटीपी कहां जुड़ता है, वेयर इज द एटीपी बाइंडिंग साइट लोकेटेड। तो एटीपी बाइंडिंग साइट किस पर पाई जाती है, तो आप कहोगे कि एटीपी की जो बाइंडिंग साइट है वो इस तरीके से, जैसे ये मायोसिन है तो ये मायोसिन का हेड है, तो इस मायोसिन के हेड पर एटीपी की बाइंडिंग साइट पाई जाती है, एटीपी की बाइंडिंग साइट पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा मायोसिन का हेड, मायोसिन के हेड में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एटीपी बाइंडिंग साइट कहां मिलती है, तो आप कहोगे कि ये मायोसिन के हेड में मिलती है।
ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप प्लीज। और अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। मोटर यूनिट में क्या शामिल होता है? मोटर यूनिट क्या होती है? व्हाट फॉर्म्स ए मोटर यूनिट? मोटर यूनिट में होंगे मोटर न्यूरॉन प्लस पेशी तंतु, मस्तिष्क या ब्रेन, संवेदी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, है ना, सार्कोमियर। क्या होगा इसका आंसर? देखिए ब्रेन इसका आंसर नहीं होगा। सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन तो ऑर्गन टू ब्रेन के लिए सिग्नल लेके जाती है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। सार्कोमियर ये भी नहीं होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? मोटर न्यूरॉन ये सिग्नल लेके आएगी कहां से? ब्रेन से लाएगी ऑर्गन्स तक, है ना। पेशी तंतु मतलब ये जो फिलामेंट है ना, मसल्स के जो फाइबर हैं वो, ये मिलकर मोटर यूनिट बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एनएमजे में कौन न्यूरोट्रांसमीटर, है ना, ये है। देखिए एक डायग्राम और ड्रॉ करते हैं जिससे हमें और क्लियर होगा। इधर देखिए, ये कोई मसल्स है, ये मसल्स है, और ये मैंने एक न्यूरॉन बना लिया। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आप पर आती है ना, इस तरीके से ये न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन से यहां से इस तरीके की नर्व एंड लास्ट में निकलते हैं, है ना। यहां से ये डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, ये डेंड्राइट्स हैं। ये इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, इसमें निस्सल पार्टिकल्स होते हैं। इस वाले यहां से यहां तक के भाग को बॉडी या सोमा कहते हैं, बॉडी या सोमा कहते हैं, है ना। हिंदी में इसे काय कहते हैं, काय। ये वाला भाग एक्सोन कहलाता है, इसको हम एक्सोन के नाम से जानते हैं। और ये एक्सोन टर्मिनल है, एक्सोन का टर्मिनल वाला भाग अंतिम भाग है, ठीक है। अब ये मसल्स है, ये मसल्स है, ये क्या है? मसल्स है। अब आप देखिए, यहां से एक केमिकल रिलीज किया जाता है, इस तरीके से मैंने ये ड्रॉ किया है। इस केमिकल को किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर के नाम से इसको जानते हैं। और न्यूरो ट्रांसमीटर का काम कौन करता है? तो आप कहोगे कि सर एसिटाइल कोलिन ये काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर का काम कौन करता है? एसिटाइल कोलिन करता है। कौन करता है? एसिटाइल कोलिन करता है। तो अब इधर देखिए, मसल्स और न्यूरॉन के बीच में, मसल्स और न्यूरॉन के बीच में ये जो जंक्शन होता है इसे कहते हैं न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। इसको कहते हैं न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन कहते हैं। तो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर का काम कौन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर का काम कौन करता है? तो आप वहां से देखकर उत्तर बता पाओगे कि सर न्यूरोट्रांसमीटर का काम एसिटाइल कोलिन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर का काम कौन करता है? तो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एसिटाइल कोलिन यहां से एक्सोन के अंतिम भाग, जिसे एक्सोन घुंडी कहते हैं, यहां से एक केमिकल बाहर निकलता है जो मैंने लाल रंग से बताया है, इसे एसिटाइल कोलिन कहते हैं। इस केमिकल को, इसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर मसल्स के अंदर जाएगा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मैंने इस तरीके से बनाई है, इनसे कैल्शियम रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? कैल्शियम रिलीज होता है। और यह कैल्शियम ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ जब बाइंड होगा तो एक्टिव साइट खाली हो जाएगी, क्रॉस ब्रिज बनेगा। जो मायोसिन फिलामेंट है उसकी क्रॉस आर्म क्रॉस ब्रिज बनाती है एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइट के साथ, और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस तरीके से ये सिग्नल चलता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो पॉज करके इसको आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, हर एक प्रश्न दम रखता है परीक्षा में आने की, है ना। या तो इससे संबंधित प्रश्न को घुमा देंगे, ऑप्शन से क्वेश्चन बना दें, क्वेश्चन को ऑप्शन में डाल दें, वो एक अलग बात है, लेकिन सारे क्वेश्चनों का पैटर्न ऐसा है जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिलता है, ठीक है। और कक्षा 11 का ये टॉपिक है, कक्षा 11 में ये टॉपिक है, तो कक्षा 11 में पढ़ने वाले एकेडमिक वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है जितना कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए। तो वीडियो दोनों के लिए ही समान रूप से उपयोगी है, ठीक है। स्लाइडिंग थ्योरी में क्या स्थिर रहता है? स्लाइडिंग थ्योरी डायग्राम ड्रॉ कर लें, जेड लाइन, ये जेड लाइन, ठीक है। ये एक्टिन के फिलामेंट, ये एक्टिन का 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 फिलामेंट, दोनों के बीच में मोटे तंतु मायोसिन के फिलामेंट, तो ये भी मायोसिन का फिलामेंट, ठीक है। ये मोटा तंतु मायोसिन का फिलामेंट। अब देखिए स्लाइडिंग थ्योरी, फिसलना, स्लाइड मतलब फिसलना, जैसे ही मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आप इधर देखिए, कॉन्ट्रैक्शन जब हुआ तो ये वाली जो लाइन है वो खिसक कर यहां आ गई, तो इधर वाली लाइन भी ऐसे खिसक कर यहां आ गई, ठीक है। तो अब यहां आप देखिए इनकी लंबाई, इनकी जो लेंथ है, इनकी जो लंबाई है, इसमें कोई बदलाव हुआ क्या? तो आप कहोगे कि साहब नहीं हुआ बदलाव, इसमें बदलाव नहीं हुआ, लेकिन आई बेंड में बदलाव हुआ है, आई बेंड में बदलाव हुआ है। लेकिन यहां से लेके यहां तक के इस बेंड को अपन किस नाम से जानते हैं? तो आप कहोगे कि सर इसे ए बेंड के नाम से जानते हैं। अब आप ऑप्शन देखिए, स्लाइडिंग थ्योरी में कौन स्थिर है? तो आप कहोगे कि यहां पर ए बेंड स्थिर है। ए बेंड की लंबाई ज्यों की त्यों बनी रहती है, एनसीईआरटी में लिखा है आई बेंड की लंबाई कम हो जाती है, जबकि ए बेंड की लंबाई एज इट इज रहती है, जो कि त्यों बनी रहती है, ज्यों की त्यों बनी रहती है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया ये सवाल है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था ये, और हूबहू लाइन एनसीईआरटी से उन्होंने पुटअप की थी कि इसमें ए आई बेंड कम होता है लेकिन ए बेंड ज्यों का त्यों रहता है, ठीक है। ए बेंड ज्यों का त्यों रहता है, आपको डायग्राम से मैंने क्लियर किया है, ठीक है, क्योंकि आई बेंड ऐसे खिसकेगा तभी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना। और चाहे ये रिलैक्स हो तब भी ए बेंड ऐसा ही रहेगा, मतलब मायोसिन के फिलामेंट में नो चेंज, ओनली चेंज इन एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वीडियो में मजा आ रहा है ना? बिल्कुल आएगा, आप विश्वास रखेंगे तो आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की इस तरीके की श्रृंखला आपको मिलती रहेगी। मैं कोशिश करूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं बायोलॉजी से संबंधित, है ना, साइंस से संबंधित, और एमपी पीएससी के द्वारा होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, एमपी सेट की परीक्षा, वहां से भी मैं क्वेश्चन लूंगा और उनको भी इसी तरीके से विथ डिटेल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना, एक्सप्लेनेशन पूरा होगा, आपको मजा आएगा, वीडियो में बने रहिए। अगला प्रश्न है, क्रॉस ब्रिज टूटने हेतु क्या चाहिए? क्रॉस ब्रिज बन गया, अब पहली बात तो हमें यह पता हो क्रॉस ब्रिज बना किसके बीच में, तो क्रॉस ब्रिज बनता है मायोसिन का हेड, ये, और किसके साथ बाइंड हुआ? ये एक्टिव साइट, अब आप कहोगे एक्टिव साइट कहां है? एक्टिन फिलामेंट पर, एक्टिन फिलामेंट पर, लो, ठीक है। अब क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए जरूरत पड़ी थी कैल्शियम की, इसकी जरूरत पड़ी थी कैल्शियम की। कैल्शियम कहां से आया? तो आप कहोगे कि सर कैल्शियम तो आया था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया था। अब यहां क्या पूछ रहा है कि क्रॉस ब्रिज टूटना है, ये खत्म करना है मामला इनका, है ना, इसको तोड़ दीजिए। अब मायोसिन हेड को अलग करो, एक्टिव साइट एक्टिन फिलामेंट की अलग करो,
इसका मतलब फिर किसकी जरूरत पड़ेगी हमें? कैल्शियम को हटाना पड़ेगा यहां से, कैल्शियम को हटाना पड़ेगा कहां से? ट्रोपोनिन से। और कैल्शियम जहां से हटेंगे तो कैल्शियम लौट के किसमें पहुंच गए? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस से चले जाएंगे, है ना। तो हमें जरूरत किसकी पड़ रही है? कैल्शियम के रिलीज होने की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रेड फाइबर्स, रेड फाइबर का रंग क्यों आया? आपको पता है ब्लड का रंग कैसा होता है? तो आप कहोगे कि सर ब्लड का रंग रेड होता है। मैंने पूछा कि ब्लड का रंग रेड क्यों होता है, तो आप कहोगे कि सर हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है कि मसल्स में जो रेड कलर आ रहा है, मसल्स में जो रेड कलर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? तो आप कहोगे कि हीमोग्लोबिन की वजह से आ रहा होगा, है ना। लेकिन अपन पढ़ क्या रहे हैं? मसल्स। और मसल्स के लिए फिर हम शब्द यहां क्या लगाएंगे? तो यहां लगाएंगे मायोग्लोबिन। क्या लगाएंगे? मायोग्लोबिन लगाएंगे। मसल्स के लिए क्या शब्द लगाएंगे? मायोग्लोबिन लगाएंगे। ऐसे मसल्स फाइबर जिनमें मायोग्लोबिन पाया जाता है उन्हें रेड मसल्स कहते हैं, और ऐसी मसल्स जिसमें मायोग्लोबिन नहीं होता है उसे व्हाइट मसल्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में मसल्स भी दो प्रकार की हो गई है कलर के बेस पर। कलर के बेस पर वैसे मसल्स तीन प्रकार की हैं। कौन कौन सी होंगी तीन प्रकार की मसल्स? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। स्केलेटल मसल्स, है ना, विसरल, कार्डियक, तीन हो गई। लेकिन कलर के बेस पर अगर देखें तो रेड जिसमें मायोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, व्हाइट मायोग्लोबिन एब्सेंट होगा। ठीक है, व्हाइट फाइबर, व्हाइट फाइबर किस पर निर्भर करते हैं? वायवीय श्वसन पर, अवायवीय श्वसन पर, प्रकाश संश्लेषण की तो यहां बात ही नहीं होनी चाहिए, फैट पर, अवायवीय श्वसन इसका राइट आंसर होगा। अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अरे भाई यहां पर मायोग्लोबिन है ही नहीं, किसमें? व्हाइट फाइबर में मायोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन वहां पहुंचेगी नहीं, और बिना ऑक्सीजन का जो श्वसन होगा वो होगा अवायवीय श्वसन, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर यहां पर रेड फाइबर की बात हो जाती, रेड फाइबर अगर होते तो वहां पर आंसर आता फिर एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि रेड में क्या पाया जाता है? मायोग्लोबिन पाया जाता है, मायोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो आप कहोगे कि सर मायोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करें। थकान, फटीग किससे होती है? फटीग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, आप लगातार काम करते हैं, आपकी मसल्स थक जाती है, और मसल्स थकती है, मसल्स में दर्द होता है, और लेकिन जब हम काम बंद कर दें तो वो मसल्स फिर रिलैक्स हो जाती है और दर्द भी बंद हो जाता है। उस मसल्स में वो थकान क्यों आई? मसल्स में थकान इसलिए आई होगी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंची होगी। क्या नहीं पहुंची होगी? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो मतलब कौन सा रेस्पिरेशन हो गया? एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया, अवायवीय श्वसन हो गया। तो उस मसल्स में क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है, इसलिए मसल्स में थकान होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कोरी नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया था, कोरी नाम के साइंटिस्ट ने इसे बताया था, कोरी नाम का वैज्ञानिक था, उसने इसे बताया, इसीलिए हम इसे कोरी साइकिल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोरी साइकिल के नाम से जानते हैं। देखिए इधर ग्लूकोज ये बदलता है किसमें? पाइरुविक एसिड में बदलता है, और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पाइरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। ये वाली जो घटना है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, और इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। एम्बेडेन मेयर ऑफ पारनास ने इसे खोजा था, इसीलिए हम इसे ईएमपी पाथवे कहते हैं, पाथवे कहते हैं। और इस घटना को हम ग्लाइकोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये जो पाइरुविक एसिड है इसके पास तीन ऑप्शन है। पाइरुविक एसिड के पास कितने ऑप्शन हैं? तो आप कहोगे कि सर तीन ऑप्शन हैं। अगर इस पाइरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन अगर मिल गई है तो फिर ये क्या करेगा?
तो आप कहोगे कि ये एनर्जी बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, एनर्जी बनेगी, और एनर्जी बहुत बनती है, 38 एटीपी बनते हैं। इसका मतलब यहां पर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया इस वाले स्टेप में। एक कंडीशन ये आती है कि इसको ऑक्सीजन नहीं मिली, मैंने क्रॉस का निशान लगाया, ऑक्सीजन नहीं मिली, तो ये वाली जो प्रोसेस है वो मसल्स में हो रही है, मसल्स के अंदर हो रही है। तब मसल्स के अंदर एक एसिड बनता है जिसके कहते हैं लैक्टिक एसिड। इसी लैक्टिक एसिड के कारण मसल्स फटीग हो जाती हैं, थक जाती हैं। एक कंडीशन और है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले तो एक रिएक्शन चलती है जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आप कहोगे कि फर्मेंटेशन कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इसमें एथिल एल्कोहल बनता है, लेकिन इसमें लेस एनर्जी रिलीज होती है। और लेस एनर्जी का कारण है केवल 2 एटीपी, वो तो यहाँ ग्लाइकोलाइसिस में ही बन गए थे, इसीलिए वो एटीपी रह जाते हैं, है ना। तो इसे कहते हैं ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, और इसे कहते हैं ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पर चर्चा की। फटीग किसके कारण हो रही है? तो आप कहोगे कि सर लैक्टिक एसिड के कारण हो रही है ना, लैक्टिक एसिड के कारण होती है। अगला प्रश्न है, एक्सियल स्केलेटल में कितनी हड्डियां होती हैं? अब हम कंकाल तंत्र से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, और कंकाल तंत्र की अगर हम बात करें तो हमारा जो कंकाल तंत्र है इसमें कुल मिलाकर जो हड्डियों की संख्या है वो है 206। हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर, सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर, ये है लार्जेस्ट सबसे बड़ी, और स्मॉलेस्ट सबसे छोटी का नाम है स्टेपीज, सबसे छोटी का नाम है स्टेपीज, ये है सबसे छोटी। ये बेसिक सी बात हुई, सभी को पता है, इसके बारे में सबको पता है। कंकाल में टोटल 206 हड्डियां हैं, ये सबको पता है। फीमर सबसे बड़ी है, ये भी सबको पता है। स्टेपीज सबसे छोटी है, ये भी सबको पता है। फीमर कहां पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। और स्टेपीज कहां पाई जाती है? तो ये कहां पाई जाती है? स्टेपीज। तो आप कहोगे कि सर ये मिडिल ईयर में पाई जाती है, मिडिल ईयर में पाई जाती है, मध्य कर्ण में पाई जाती है। पेपर में क्वेश्चन आ जाए स्टेपीज पाई जाती है कान में, मध्य कान में, है ना, तो फिर आपका आंसर क्या आएगा? कान ईयर करोगे गलत होगा, मिडिल ईयर करोगे सही होगा। ठीक है, अब हम जब कंकाल को पढ़ते हैं तो हम इस कंकाल को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल एक्सियल स्केलेटन, और एक होता है अपेंडिकुलर उपांगीय कंकाल, उपांगीय कंकाल। अपेंडिकुलर अक्षीय में हड्डियों की संख्या है 80, कितनी है? 80, और उपांगीय में हड्डियों की संख्या है 126। दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 206। और यहां पर पूछा जा रहा है एक्सियल स्केलेटल में हड्डियों की संख्या, तो आप कहोगे कि सर राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है, 80 हड्डियां होती हैं। 126 ये नहीं होगा, ये अपेंडिकुलर में है। 206 टोटल बोन है, 60 तो कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि 60 हड्डी तो दोनों हाथ में ही मिल जाती है, या फिर दोनों पैर में ही मिल जाती है। ठीक है, अभी प्रश्न आगे आएगा तो हम आपको ये सारी हड्डियां गिनवा देंगे, कौन सी हड्डी कहां है और कितनी है। ठीक है, अगला प्रश्न गिनवाई दें, क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरीके के आ रहे हैं, तो फिर इनको गिन लेते हैं। इधर देखिए, ये हमारा स्कल वाला भाग है, खोपड़ी वाला भाग, और यहां से निकली ये रीढ़ की हड्डी, ये निकली रीढ़ की हड्डी। अब सुनो, एक मैंने कान इधर बना दिया, एक कान इधर बना दिया, ये बीच में एक हड्डी बना दी जिसको हायोइड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हायोइड कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्रेनियल नर्व, क्रेनियल बोन, सॉरी बोन मतलब कपाल की हड्डी, कपाल अस्थि, इनकी संख्या होती है 8। और चेहरे की हड्डियां, इस पूरे चेहरे में जितनी हड्डियां हैं वो, तो चेहरे की हड्डियां या जिन्हें कहते हैं आननी,
इनको अंग्रेजी में कहते हैं फेसियल। फेसियल होती हैं 14। कान में मध्य कर्ण, मिडिल ईयर, मध्य कान में होंगी 3, एक कान में 3, दूसरे कान में तो 6, और एक हड्डी हायोइड कहते हैं जिसे, हायोइड कहते हैं इसे, और ये होती है केवल एक। इनको गिनिए कितनी हो गई है, 14 और 6 20, और 8 28 और 1 29। मतलब गर्दन से ऊपर, यहां से ऊपर रीढ़ की हड्डी से, जहां से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है वहां से ऊपर ऊपर हड्डियों की संख्या कितनी है, 29 है। कितनी है, 29। ठीक है। और अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा ये बैकबोन वाला भाग, और बैकबोन में हड्डियों की संख्या है 26। ध्यान से गिन लेना, 26। और ये 26 कैसे होती है मैं आपको गिनवा दूं। यहां से लेके यहां तक हड्डियों की संख्या होती है 24। कितनी, 24। फिर एक हड्डी होती है जिसमें 5 होती हैं, 5 हड्डियां, एक ये है अकेली, तो मैंने लिखा एक। इसके अलावा एक कॉक्सिक भी होती है, तो इसके नीचे एक और हड्डी है जिसमें हड्डियों की संख्या होती है 4। ये हो गई संख्या में 1। अब गिनो, 24, एक 25 और एक 26, इसीलिए मैंने लिखा बैकबोन में 26, बैकबोन में 26। ठीक है। अब देखिए आगे, अब गिन लेते हैं इनमें पसलियों की संख्या। पसलियां आपको पता है इस तरीके से 7, 8, 9, 10 ये आपस में जुड़ रही हैं इसके साथ। फिर 11 और 12, तो ये 12 पसलियां एक तरफ, 12 दूसरी तरफ, टोटल 24। ये जो पसलियां हैं, ये जो पसलियां हैं, पसलियां पीछे की तरफ तो जुड़ी हुई हैं बैकबोन से, और आगे की तरफ एक हड्डी से जुड़ी रहती हैं। इस हड्डी का नाम है स्टर्नम। इस हड्डी का नाम है स्टर्नम, स्टर्नम। और स्टर्नम की संख्या, जिसे उरोस्थी कहते हैं हिंदी में, उरोस्थी की संख्या होती है 1। उरोस्थी की संख्या कितनी है, 1 होती है। इस तरीके से हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें अब हड्डियों की संख्या गिन लेते हैं अपन। तो देखिए 29 है ना, बैकबोन की 26, स्टर्नम 1 और रिब्स 24। 9, 10, 6, 16, 4, 20, 2, 4, 6 और 2, 8, 80। तो 80 हड्डियां होती हैं एक्सियल स्केलेटन की। ठीक है। कौन कौन सी होंगी तो गिनेंगे। क्रेनियल बोन, कपाल की जो अस्थियां हैं वो हैं 8। चेहरे की जो फेसियल है उनकी संख्या है 14। मिडिल ईयर में है 6। हायोइड है 1। बैकबोन की 26, स्टर्नम 1 और रिब्स हो गई 24। इस तरीके से हमने काउंट किया कि बोन की संख्या है टोटल 24। और यहां पर पूछा जा रहा है क्रेनियल बोन की संख्या कितनी है, हाउ मेनी क्रेनियल बोन्स आर प्रेजेंट। तो आपका आंसर आएगा कि सर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 8, क्योंकि जो 14 जो संख्या दी गई है ये तो फेसियल वाली है, फेसियल की बोन है ये, है ना। 22 ऑप्शन में कुछ है नहीं, 12 कुछ है नहीं, हटाओ इन्हें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हायोइड बोन कहां पाई जाती है, हायोइड जो की संख्या में 1 होती है, हायोइड जो की संख्या में 1 होती है, ये खोपड़ी में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। मुख गुहा के आधार पर माउथ के बेस पर के, हाँ जी माउथ के बेस पर पाई जाती है, कान में नहीं होती, घुटने में नहीं होती है। तो हायोइड बोन की संख्या कितनी है, 1 है, और मुख गुहा के आधार पर माउथ बेस पर पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न, ह्यूमन स्कल, ह्यूमन स्कल का प्रकार क्या है, ह्यूमन स्कल कैसा होता है, तो आप कहोगे डाइकोंडाइलिक होता है। कैसा होता है, डाइकोंडाइलिक होता है। मतलब इसमें 2 पीछे की तरफ सिर के बिल्कुल बैक भाग में 2 छिद्र होते हैं, इसीलिए हम इसको डाइकोंडाइलिक कहते हैं। ठीक है।
और फ्रॉग का मोनोकोंडाइलिक होगा, तो डाइकोंडाइलिक होता है। क्वेश्चन नंबर, ह्यूमन स्कल का प्रकार अगर पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा डाइकोंडाइलिक। अगला प्रश्न है, पहली वर्टिब्रा का नाम क्या है? पहली वर्टिब्रा का नाम क्या है? एक्सिस, एटलस, सैक्रम, थोरेसिक। एटलस राइट आंसर क्या होगा? पहली वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी की जो पहली हड्डी है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर आएगा कि उसे एटलस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एटलस के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बोन्स से संबंधित अभी बहुत सारे प्रश्न इसमें बाकी हैं। तो आपको पार्ट 2 मिलेगा जिसमें हम और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए संदीपनी क्लासेस के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही वीडियो अपलोड होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।